ये सवाल मैं बल्कि आप दोनों से ही पूछूंगी, ये जो बदलाव है इसका क्रेडिट किसको जाता है, अगरचे आप समझते हैं कि इसका क्रेडिट किसी को जाना चाहिए? रायना साहब। शुक्रिया मजन, मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से नमस्कार आदाब। देखिए, ये वाजिया है, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक तरफ वो लोग जो ये पहले हमको ये भी समझा, जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी कहा कि ये सब पार्टियां पहले चुनाव लड़ चुकी है, लड़ रही थी, इनको किसने बाहर कर दिया? आखिर वो ट्रस्ट डेफिसिट जो डेमोक्रेटिक सेटअप पर था वो क्यों हुआ और किनके कारण से वो क्रिएट हुआ? और अगर आज रेस्टोर हुआ तो वो भी किसके कारण हुआ? इसमें मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्या रेस्टोर हुआ या कहीं ना कहीं थ्रेट महसूस हुआ? नहीं, रेस्टोर हुआ है। कारण है कि लोगों की पार्टिसिपेशन से। थ्रेट अगर होता ना, थ्रेट तो फिर पहले भी, मतलब उससे पहले 96 में ज्यादा था, उससे उसके बाद भी था, 2002 में भी था, 2008 लेकिन जो अभी बदलाव दिखाई दे रहा है और ये एक जो नैरेटिव है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रखने के लिए ये एक ओनली ऑप्शन बचा है जिसमें कि इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया जा सके और बीजेपी को हराया जा सके। देखिए, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक तरीके से ना, बंदूक से नहीं। पहले यहां पर सिचुएशन थी कि आप बंदूक के बल पर, बंदूक के जोर पर बाकियों को अलग रखने की एक जो माहौल बनाया गया था, उससे बदल हो करके आप थ्रू बैलेट में चॉइस है, हमें कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि आपने सिर्फ यही मैं कह रहा हूं कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप, आपने 1977 का जिक्र किया। 77 में जनता पार्टी थी वो, जिसमें सारे पार्टियां इकट्ठा हो गई, तो उसको सब लोगों ने, इंक्लूडिंग ऑल दिस पार्टीज, चाहे उन्होंने जीता या ना जीता, उस इलेक्शन को फेयरेस्ट क्यों कहा? उसके बाद 87 के बारे में वैसा ही क्यों नहीं कह पाए? पॉइंट सिर्फ उतने उस लिमिटेड। बाकी कौन सी पार्टी, देखिए, जनता डेमोक्रेटिक सेटअप में जनता मालिक है, उनका डिसीजन है, फाइनल डिसीजन है, सुप्रीम डिसीजन है, वो जो भी ले लेंगे डिसीजन, वो उनकी मर्जी। बिल्कुल सही बात है। इस हवाले से मुझे आपसे एक और सवाल भी पूछना है, लेकिन उससे पहले आदित्य जी, वो यही सवाल आपसे भी, हु इज टू क्रेडिट, हु इज टू ब्लेम? आई थिंक इसमें क्रेडिट आई थिंक किसी को भी नहीं लेना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये लेना चाहिए कि जो, जैसे हम हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऑफ ऑल द डेंजर्स दैट वी फेस्ड बीइंग पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप, हम लोग ये चीज को फॉलो करते रहे हैं शुरू से ही, दैट डेमोक्रेसी एंड शोइंग योर रिजेंटमेंट इन अ डेमोक्रेटिक मैनर is the sole purpose by which you can actually make yourself audible to the power corridors at Delhi. ये एक प्रिंसिपल है जिसको हम हमेशा बोलते रहे। हमने पिछली पार्लियामेंट इलेक्शन में ये बार बार जाकर बोला गया है। देखें, पुलवामा जैसे इलाके में जहां पे वोटिंग होती नहीं थी, काफी गांव जहां पे वोट होता ही नहीं था, वहां पे जाकर हमने सबको बोला कि आपको वोट जिस मर्जी को डालिए, बट आप वोट डालिए। वोट इज द वे बाय विच यू कैन शो योर डिसेंट। We referred it as a referendum. तो इसको किस तरह से समझे आप, जो कह रहे हैं कि रेफरेंडम के तौर पर देखा गया है? आपने अभी रायना साहब को भी सुना। अब ये पार्टीज भी ये बात समझ गई हैं, ये लोग भी ये बात समझ गए हैं कि डेमोक्रेटिक मैनर इज द वे बाय विच यू कैन एक्चुअली कम बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। आपको अपनी, और ये रिजेंटमेंट एक शो करने का तरीका है। लोग जब बाहर निकल के रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं तो देयर इज अ डेमोक्रेटिक मैनर इन विच पीपल आर एक्चुअली बिलीविंग दैट चलो ठीक है, डेमोक्रेटिक मैनर से करते हैं, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड टू देम ऑन 5th of August 2019 वाज समथिंग व्हिच वाज कंप्लीटली अगेंस्ट देयर विशेस। उस चीज को रिजेंट करने का ये तरीका है और उस चीज को ये पार्टीज अब समझ गई हैं और ये लोग अब फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या जो एक नैरेटिव सामने आ रहा है आदित्य जी, कि जो लोग पहले कभी अब इतना अरसा गुजर गया, हाँ पहले जरूर 1970 में भी 1980 में भी इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद काफी अरसे तक, 3 दहाइयों तक इलेक्शन को बायकॉट किया गया, पूरी तरीके से तर्क कर दिया गया, बायकॉट कॉल्स मिलती रही, लेकिन अब जो है वो शामिल हो रहे हैं मेन धारे में। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो एक बीजेपी के खिलाफ, चाहे इसका फिर ये कहा जाए कि पीडीपी और एनसी ने जिस तरह की कैंपेनिंग भी की लोकसभा इलेक्शन में, एक जो डर कहे कि बीजेपी को दूर रखना है, वो एक रीजन है कि लोग आ रहे हैं और अब मेन स्ट्रीम में वो चाहते हैं कि नहीं, इलेक्शन प्रोसेस जो है पूरी तरह से होना चाहिए? या आप ये समझते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं जो रायना जी ने कहा कि माहौल बदल दिया गया है और अब वो फजा जो है वो चेंज हो गई है?
देखें, इसमें बीजेपी की पॉलिटिकल गेन के, पॉलिटिकल माइट के लिए कोई रीजन नहीं है, बिकॉज बीजेपी तो एक कंटेस्ट ही नहीं करती है इन कश्मीर वैली। पार्लियामेंट इलेक्शंस यू हैव सीन कि तीनों सीट जो थी कश्मीर बेस्ड, उन तीनों सीट्स पे इनका तो नुमाइंदा ही नहीं था। सो वो इनको पॉलिटिकली दूर रखने का तो पॉइंट ही नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग, इट्स अ स्ट्रेंथ बाय विच आप अपना डिसेंट शो कर रहे हो कि 5 अगस्त 2019 को जो आपने अनडेमोक्रेटिक, पॉलिटिकली इनकरेक्ट मैकेनिज्म से आपने जो पावर्स वापस दी, जो आपने पहले खुद सरकार तोड़ी, आपने सरकार को खत्म किया पहले खुद। द वे मैकेनिज्म इन विच यू क्रिएटेड द गवर्नर्स रूल इनटू द स्टेट, वो इटसेल्फ वाज क्वेश्चनेबल। और उस चीज को पॉलिटिकल माइट को यूज करके, ब्रूट मेजोरिटी को यूज करके जो आपने डिसीजन लिया था अबाउट जम्मू एंड कश्मीर विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स बीइंग केप्ट बिहाइंड द बार्स, और कोई उसकी लेजिस्लेशन में कोई जवाब नहीं दिया गया था। अगर उस चीज को रिजेंटमेंट अपनी अगर पॉपुलेशन शो करना चाहती है तो आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल माइट ऑफ बीजेपी, बिकॉज बीजेपी डजंट एग्जिस्ट इन कश्मीर वैली। दैट इवन यू हैव सीन कि इन्होंने ना नुमाइंदा भेजा और ना इस असेंबली इलेक्शन में इनको कोई वहां से कुछ इस बात पर जो है हम जरूर जवाब जानेंगे रैना साहब से। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जमात इस्लामी लीडर, और अब से कुछ देर बाद उनसे जरूर जुड़ेंगे। सायर अहमद रेशी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि जमात से वाबस्ता रहे हैं और अब इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। रायना साहब क्या कहेंगे, कश्मीर में कोई वजूद नहीं बीजेपी का, ये वजह भी क्या समझी जाए कि जिस तरह से बीजेपी की जो जम्मू कश्मीर की अपनी कैडर है वो नाराज है और जम्मू में भी नाराजगी देखी गई, तो क्या स्ट्रॉन्ग अभी तक होल्ड नहीं हो पाया है बीजेपी का जम्मू कश्मीर में और खास तौर से कश्मीर में? देखिए, ये कुछ पार्टियां चाहे अपने गुनाहों को, पिछले पापों को छिपाने के लिए कोई भी नैरेटिव पुश करे, वो लोग समझते हैं। मुझे ये बताइए, 1967 तक जो प्रोसेस यहाँ पर चल रहा था इलेक्शन, उससे कौन सा डेमोक्रेटिक सेटअप कहा जाता है? यानी एक वो नाम बड़ा क्या कहते हैं, जो बदनाम जमा खालिद डीसी का नाम चलता है, सारी पॉलिटिकल पार्टी जानते थे कैसे अनअपोज्ड, जिसको ये ब्रूट मेजॉरिटी कहते हैं, वो ये होती है कि 75 के 75 अपोजिशन लीडर्स के पेपर्स आप रिजेक्ट करें और अपने लोगों को जिताकर ये कहे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको ब्रूटनेस ऑफ मेजॉरिटी कहते हैं। आप देखिए 67 तक कितने लोग यहाँ अनअपोज्ड, क्योंकि आप बाकियों के पेपर्स रिजेक्ट कर दें। रही बात बीजेपी या उसके पूर्व अवतार की, आदित्य जी शायद नए हैं पॉलिटिक्स को कश्मीर के, खासकर उनको 71 के जो 72 और 67 के इलेक्शन रिजल्ट्स को भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तब भी एग्जिस्ट करती थी और सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं तो संघर्ष में हमेशा। लेकिन हमारा ये मैं इसको पूरा कर दूं, मैं इसमें से ये कहना चाहता हूं कि रैना साहब का ये कमाल है, रैना साहब शुरू करते हैं 55 से और 71 में जाकर रुक जाते हैं। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज टुडे। क्या आप आज की बात नहीं करेंगे? लाइक आज की हम बात कर रहे हैं। आप अभी आपने कहा कि हमने नया कश्मीर बनाया है 2019 के बाद, उसके बाद एक पार्लियामेंट इलेक्शंस होती है, उस पार्लियामेंट इलेक्शंस में आपके पास नुमाइंदा नहीं है, ये दिखाता है दैट यू डू नॉट एग्जिस्ट पॉलिटिकली देयर। जम्मू में आज आपकी ये कंडीशन है कि आप 10 से 12 सीटों के आसपास इन अ ट्रैजेक्टरी आ रहे हैं। यू हैव बेसिकली लॉस्ट द ग्राउंड। आपका अपना वर्कर आपके खिलाफ एजिटेट कर रहा है, इट इज क्वेश्चनिंग, आपका अपना वर्कर क्वेश्चन कर रहा है पीएम मोदी के डिसीजन को, कह रहा है कि गलत है। Isn't it that you have lost ground? और आप हमें प्रवचन बांट रहे हैं। देखो, आपको कश्मीर की आपकी प्रॉब्लम ये रही है रैना साहब, बीजेपी की हकीकत है, क्योंकि आपके जो जम्मू में लीडरान है और जो कश्मीर में लीडरान है, नाराजगी है, तो ये नाराजगी फिर इसका असर जो है आने वाले चुनाव पर भी दिखेगा। तो क्या इस सब जो सिचुएशन बनी हुई है और अगर पार्टी हाईकमांड उसको टैकल नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं उससे तो आदित्य साहब जो कह रहे हैं वो सही साबित हो जाता है? नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की। 3 दावेदार अपने फेसबुक पे लिख रहे हैं कि अब अगली कॉन्स्टिट्यूंसी बाहू, पार्टी के लीडर 3 लोग लड़ रहे हैं। ये हर पार्टी की पोजीशन है, सिंपल है। जब आपको लगता है कि इस वक्त विनिंग सिचुएशन है, बहुत से एस्पायरेंट्स हो सकते हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्डर बेस होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स का अपना एक दायरा होने के नाते हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस है कि हम सबको मना लेंगे, उनको एश्योर करेंगे कि भैया ये फाइट सिंपल सिर्फ एक इलेक्शन जीतने की नहीं है, ये उस नैरेटिव की ये है जो कश्मीर में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो है उसमें देखा, उस प्रकार के उस लड़ाई में कितनी इंपॉर्टेंस है इस सारी चीज के। और कश्मीर में ये जो आदित्य जी शायद बीजेपी की लिस्ट नहीं देखी है कि बीजेपी के कितने कैंडिडेट्स कश्मीर में इस बार भी लड़ रहे हैं और हमेशा लड़े हैं लोकसभा को छोड़कर। चलिए ठीक, आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, तुरंत से आपका रिएक्शन इस पे चाहूंगी। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, ये जो आपको एडमिट करना पड़ेगा सर, जो आपकी पॉलिसी रही है वो कंप्लीटली कश्मीर सेंट्रिक रही है लास्ट 5 years. As a result of which you have lost, not as a result of which, let me complete. आप डिसएग्री कर सकते हैं, मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि जो आपकी कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच रही है, एंड दैट यू हैव योर एब्सोल्यूट साइलेंस इन जम्मू when it came heavily on Jammu. अगर मेरे को साथ में बोलने की इजाजत, जम्मू उन चीजों आपने उसको नेग्लेक्ट किया सर। नहीं उससे रोजगार। बहरहाल ये चर्चा हम जरूर आगे करेंगे, लेकिन अभी जो मेन हमारा इशू है वो ये कि हुर्रियत और जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मेन धारे में आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस बात का, इस कदम का, इस बदलाव का खैर मकदम करती है पीडीपी एनसी। बीजेपी का इस पर क्या कहना है? क्या आप भी वेलकम उसी तरीके से उतने खुले दिल से कर रहे हैं जितना कि पीडीपी और एनसी? क्योंकि पीडीपी और एनसी ये भी कह रहे हैं कि जो बैन लगी हुई है वो भी हटा दें। देखिए दो चीजें हैं, हमारे यहाँ कुछ कंसर्न्स भी है। हमने जमात इस्लामिया का जो शुरू किया, उनका जो पहली पॉलिटिक्स देखी है उसमें एक्सक्लूशन पार्टी का है, तो अगर वो सारी चीजें चेंज हो जाती है, पॉइंट सिर्फ डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्टिसिपेशन एक सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के नाते नहीं है, अगर जेन्युइनली चेंज ऑफ हार्ट है वो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। वो एक इस कदम पर हम डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हमने चेंज ऑफ हार्ट है, और इस चेंज ऑफ हार्ट का मेजरमेंट क्या है, ये कौन कैसे डिसाइड? एक्शन पार्टी की एक्शन फ्यूचर में होंगे, वो बताएंगे। इट विल डिपेंड ऑन दैट। ये सिर्फ इस तरह से कहने से नहीं होगा ना, जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए उनका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, बताइए आदित्य जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देखो तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव आता है? बीजेपी से आपको इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं मिल सकता, बिकॉज अगर बीजेपी जमात इस्लामी को एक्सेप्ट करती है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो उसकी रेपरकशंस इनके पॉलिटिक्स को नेशनल वाइड पड़ती है, तो आपको किसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। सो देयर इज अ कंप्लीट पॉलिटिक्स व्हेन इट कम्स टू जमात इस्लामी की एक्सेप्टेंस और पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। दैट्स वेरी सिंपल। ये एक चीज तो रायना जी, जब हम देखते हैं कि जमात इस्लामिया हुर्रियत से जुड़े हुए लोग जब मेन धारे की आने की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेट्स में देखते हैं या फिर ओवरऑल नेशनल लेवल पर हम देखते हैं बीजेपी का स्टैंड क्या होता है, वहां पर वो कहते हैं कि ये कंसर्निंग है। इंजीनियर रशीद इसकी एग्जांपल है, एक मिसाल है, जिन्होंने जीत तो दर्ज की लेकिन उसके बाद जो है एक कंसर्न वाला वाइब या इस तरह के स्टेटमेंट जो है बीजेपी में दिए गए कि ये इनका जीतना, इंजीनियर रशीद का जीतना कंसर्न है। जब जम्मू कश्मीर में इस चीज का वेलकम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, फिर बाहर नेशनल लेवल पर इसका इस तरह से अप्रोच क्यों किया जा रहा है? वो चीजों को कंफ्यूज करें। उनके जीत के बारे में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादा सख्त, खासकर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था। मैं उसको, उन्होंने तो बारामूला के सारे वोटर्स को ही सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाला बता दिया। हम वो नहीं, हम क्लियरली कहते हैं जमात इस्लामिया का एक अपना एक रिकॉर्ड है, उनकी एक्शन उस रिकॉर्ड को सबस्टेंशिएट करती है। भारतीय जनता पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते वेट करेगी, एक कदम सफिशिएंट नहीं है कोई डिसीजन लेने का। हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ बातें लिखी हुई है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैसे बदलाव करते हैं, उसको वो कैसे जो डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ कैसे कोऑप्ट करते हैं, ये इशू देखने वाला है। हमने अभी बांग्लादेश में देखा है कि जमात इस्लामिया के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनका एक्शन कैसा रहा है। ये हमारे लिए नहीं, सब के लिए कंसर्न है।
जमाते इस्लामी वो नाम जिस की आप सेम है। बात करें बांग्लादेश की, उससे जम्मू कश्मीर की जमात इस्लामी थोड़ी जुड़ी हुई है। ये टेक्निकली भी हम मुस्लिम लीग भी केरला की कहते हैं कि हम पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के साथ नहीं है, लेकिन जो लीडर कल तक मुस्लिम लीग जब नाम सेम है 47 से पहले थे वो कहां लेकिन गए? राना सर, जब हम इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, हम अपने जो मुल्क में लोग हैं उनको कहीं और मुल्क में जहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं, चीजें हो रही है related उसके है, साथ जोड़ते हैं, related। तो ये जब- इसका इफेक्ट नहीं। जो है अपने मुल्क में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हो सकता है और इससे नफरत भी फैल सकती है। इसका नहीं नफरत इसका- हम नहीं फैला रहे हैं, बिल्कुल नहीं। नफरत वो फैला रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे यहां जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश विल बी रिपीटेड इन इंडिया, वो लोग नफरत फैला रहे हैं। हम सिर्फ ये कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जमात इस्लामिया की जो भी पार्टी है उनका एक एक्ट है, उन्होंने अभी एक एक्टिव पॉजिटिव एक्ट दिखाया। इट हैज टू बी सबस्टेंशिएटेड बाय सबसिक्वेंट स्टेप्स, दैट इज माय लिमिटेड पॉइंट जो मैं कह रहा हूं। आदित्य जी, देखा, सीधी बात है, आपको यहाँ पर यू हैव टू टेक वन स्टैंड कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग स्टैंड और रेस्ट ऑफ द कंट्री में अलग स्टैंडिंग दे। आप जिस तरीके से आप यहाँ पर करने की प्रोजेक्शन कोशिश देते करें, हैं, हम वैसा नहीं कर रहे हम। देखिए हमारा आप कुछ भी नहीं, आप clear है। कुछ भी नहीं कर रहे ना। देयर इज नो कंसिस्टेंसी। आपको यू शुड आपको लग एक्सेप्ट रहा है इट ना, दैट आपको द जमात ऐसे इस्लामी बताने की मजबूरी है। देखो Fact है कि we are very obviously consistent in our approach. so it is not your acceptance or not। आपको अगर लगता है कि जमात इस्लामी का मेन स्ट्रीम होना चाहिए तो आप यू शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे शुड गेट मेन स्ट्रीम। हम तो कह ही रहे हैं, मेन स्ट्रीम सबको इज द होना आंसर टू द चाहिए। सिस्टम। डेमोक्रेटिक सेटअप में फ्रीडम है। हाँ, देखिए, there हम should not वहाँ be पर any kind बात of कर रहे हैं कि objection। डेमोक्रेटिक सेटअप में आ जाए, उसका खैर मकदम करते हैं, हम पहले बुला भी रहे हैं, फिर उसके बाद हम शक की नजरों से भी देख रहे हैं, उसके बाद शक की कई तरह- नजरों से नहीं, देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन है या बाकी जो पीछे की बातें, हम उनको तो आप व्यू करेंगे ना, आप उनको चलिए ठीक, देखना हमारे चाहेंगे। साथ एक और खास मेहमान सायर अहमद रेशी साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है सायर साहब आपका। ये बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं और ये बदलाव क्यों? ये एक इंतहाई ज़रूरी बात है और इंतहाई अहम मामला भी है। बदलाव के लिहाज से मैं बात करूं तो इस वक्त लोगों को इस वक्त बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ पे बेचैनी और बेकरारी, बेरोज़गारी की वजह से इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग और ख़ासकर पढ़े लिखे जवान अब ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। वो मुख्तलिफ नशीली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे जो अद्वियात हैं उनकी मेयार इतनी घट चुकी है, नशीली दवाओं की मेयार उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। लिहाजा इस तरह भी कैफियत को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने आप को पेश किया ताकि मैं लोगों की खिदमत करूं, बेबस और बेकस लोगों का मैं सहारा बनूं जो यहाँ पे बेरोज़गार जवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन जो जिन्हें मुख्तलिफ मजबूरियों की वजह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, इसी चीज़ ने मुझे बेकरार किया है। देखिए, ये तमाम तर परेशानियां जो आपने गिनवाई के लोगों के दरमियान है, ये पहली बार तो नहीं है। 3 दहाइयों से भी ये परेशानियां थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अगर इतने सालों में कभी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा न लिया, पर अब जरूरी हो गया? चूंकि जमात तो पहले से ही इलेक्शन जमात ने लड़े हैं और 1987 में जमात ने इलेक्शन लड़ा है और हर जगह पे जीता है, लेकिन उस वक्त की धांधली की वजह से इस पे भरोसा उठ चुका था, तो एहतिजाजन जमात इस चीज से दूर रही। क्या वो भरोसा वापस आ चुका है और उसकी जमात वजह का क्या तो है? क्या वो भरोसा वापस आ चुका है? बिल्कुल। आज जो पिछले इंतखाबात हुए हैं, पार्लियामेंट के इंतखाबात, उनकी शफाफियत को देखकर फ्री और फेयर इलेक्शन हुए हैं, उसी चीज़ ने हमारा एतमाद बढ़ाया है और हम इस जमहूरी अमल में वापस आ गए। आगे भी इस पर मजीद चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बदलाव है तो ये किस वजह से, और इस बदलाव से आगे फिर क्या कुछ मजीद चेंज जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है, जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
बताइए, चुनावी माहौल है, क्या क्या कहेंगे आप, कैसा माहौल है? चुनावी माहौल बढ़िया है और यहाँ पर दो का ही मुकाबला होगा। बाकी मुकाबला में कांग्रेस आ गए और मैं कांग्रेस का ही वोटर हूँ। कोई प्रोग्रेस सरकार की तरफ से इन 10 सालों में कोई नहीं है और ना ही कोई ऐसा वो दिया है जिससे यहाँ के आम जवान या बेरोजगार आदमी। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। एक जो बदलाव हमें जम्मू कश्मीर की सियासत में देखने को मिल रहा है, ये इसको हर एक पार्टी, चाहे जिस भी रीजनल पार्टी की या फिर नेशनल पार्टी की हम बात करें, इसका खैर मकदम तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह को समझने की कोशिश करें। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आदित्य साहब, रायना साहब और सायर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सायर जी, कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का ये भी कहना है कि ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, इसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है कि जमात इस्लामी चाह रही है कि जो बैन लगी हुई है वो हट जाए, तो इस वजह से एक टैक्टिक भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। बैन तो कौन नहीं चाहेगा कि बैन हटे। हमने बैन के हवाले से एक पैनल भी बनाई थी जो काम कर रही थी और ट्रिब्यूनल में भी बहुत मेहनत के बाद ये उम्मीद थी कि बैन हट जाएगी इस बार, और अगर बैन हटती तो जमात एज ए पार्टी इस इलेक्शन में होती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा न हो सका और जमात ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही खड़े कर दिए। आदित्य जी, बैन हटनी चाहिए नहीं, महबूबा मुफ्ती का अक्सर ये बयान आता रहा है कि बैन हट जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने भी ये बयान दिया है कि एक पार्टी के तौर पर फिर जो है इस चुनाव में वो लड़ते अपने निशान के तहत। देखिए, ये तो अच्छा है ना, अगर एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह तौर पे लड़ेंगे, इट्स बेटर, मोर दी मेरियर है। यहाँ पे जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस में उतना अच्छा है। और अगर जमात को लगता है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं टू अ सेक्शन ऑफ पीपल, तो इट इज ऑलवेज गुड कि वो रिप्रेजेंटेड हों। तो लोगों को अपनी एक पार्टी बेस पे लोगों का कॉन्फिडेंस है, तो अगर पार्टी बेस पे सारे के सारे अगर बैन हट जाएगा तो वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, देन द इलेक्शन विल बिकम अ सक्सेस, अपार्ट फ्रॉम अचीविंग द फैक्ट कि इलेक्शन के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रैना साहब क्या कहेंगे? देखिए, बैन एक लीगल इशू है, वो उसको पॉलिटिकल पार्टी ना हटा सकती है ना लगा सकती है, उसमें तो एक प्रोसेस है। इसलिए माना जाता है कि ये खबरें जो बीच में सामने आई थी कुछ वक्त पहले, जो ये खबरें आई थी कि बीजेपी भी इस चीज पर गौर फिक्र कर रही थी कि बैन हटा दी जाए। क्या ये बात सही है और किस हद तक जो है ये बातें आगे बढ़ी थी जमात इस्लामी के साथ? बीजेपी नहीं कर सकती है ना, वो ट्रिब्यूनल को करना है, वो लीगल प्रोसेस है। बीजेपी का उसमें कैसे क्या रह सकता है? बीजेपी की सरकार है सेंट्रल लेवल पर। नहीं, सरकार का भी नहीं है, वो सरकार का अपना जो एजेंसियां हैं, कंसर्न एजेंसियां, वो अपना मौकूफ रखेंगे, अपना स्टैंड वहां पर रखेंगे। लेकिन हमारा दूसरा जो पॉइंट की जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, यहां पर एक प्रॉब्लम है जो रीजनल सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज है। अगर आप देखेंगे यहां पर दास्तान हयात लिखी सईद मीर कासिम साहब ने, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में क्या क्या रहा, बाकी पार्टीज को गलत नाम देकर उनको नेगेटिव प्रोजेक्ट करने में यही सियासत रही है। हम उस सियासत से इस सारे स्टेट को, इस यूटी को बाहर निकालना चाहते हैं मेरिट्स पर, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर। जो भी मैंने पहले भी कहा आपसे, लोग जिसको डिसाइड करेंगे वो रहेंगे। इस तरह की वो नफरत वाली राजनीति जो वो उन्होंने अभी तक की है, आप देख लीजिए ना, मैं इसी कितने ही कह रहा हूं। आपने 75 में देखा क्या हुआ और रातों रात फिर कैसे बदल हुआ। 67 तक तो चुनाव भी नहीं होते थे, वो नॉमिनेशंस होती थी। तो इस पर जो जवाब जो है इन्हीं से चाहेंगे। सायर साहब, ये जो माहौल बदल गया है, क्या ये कि माहौल बेहतर है और माहौल अब साजगार है जमात के लिए कि वो इलेक्शन में आ सकते, क्योंकि बातें उठी थी क्या? माहौल तो मैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने अपने कागजात भरे हैं, तो पिछले 2 दिनों से, मैं 3 दिनों से इलेक्शन कैंपेन चला रहा हूँ। आज जिस तरह का मैं लोगों का वेलकम देख रहा हूँ, लोगों का उत्साह देख रहा हूँ, लोग किस तरह दीवारों से कूद के, दीवारों से कूद के, गली कोचों से
भाग के मेरी आवाज सुन के आ जाते हैं। इस बात ने मुझे साहिर साहब, इंतहाई ये ज्यादा लोग ज्यादा मसरत वेलकमिंग अता की है। आपको मिल रहे हैं, लोग ज्यादा इस चीज का खैर मकदम कर रहे हैं कि आप चुनाव में है, या फिर ये कि कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में ये है कि ये तो पहले वही लोग थे जो इसको तर्क कर रहे थे, तो अब ये क्यों इस तरह से चुनावी प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं? क्या ऐसा भी कुछ आपको असल में इस इलेक्शन में वही लोग थे जो जिनको आप तकब्बुर और गुरूर ने साया किया हुआ था। अब लोग इन लोगों से इंतहाई ज्यादा परेशान हुए हैं, लोग इंतहाई मुतनफिर हैं इन लोगों से। लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा इंसान आगे आ जाए, पढ़ा लिखा इंसान आगे आ जाए। क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तमाम जमातों की बात कर रहा हूँ, मैं एक जमात की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तमाम जमातों की बात कर रहा हूँ। लोग इनसे छुटकारा चाहते हैं। वोट भी दिया गया, ये भी कहा गया कि हाँ जिन पार्टियों को हम पहले दिया गया है। जब मैम इंसान के पास कोई ऑप्शन न हो उस वक्त तो वो फिर उन्हीं में से किसी एक को चुनता है, लेकिन इस वक्त उनके सामने बेहतरीन ऑप्शंस हैं, लिहाजा वो अपने ज़मीर के मुताबिक इस वक्त वोट करेंगे। चले, बहरहाल जैसे कि ये बात हमारे दीगर पैनलिस्ट ने भी कही कि ये पूरी ताकत की उनके नुमाइंदे कौन होंगे ये अवाम ही चुनेगी, जनता ही चुनेगी, उन्हीं के हाथ में ये पावर है कि वो अपने लिए खुद डिसाइड करे कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। और कई सालों के बाद जो अब ये मौका मिला है जम्मू कश्मीर की आवाम को, वो अपने लिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, अपनी जो है असेंबली खुद चुने, ताकि वो उनकी आवाज़ जो है पहुंचाई जाए और उनके तमाम तर जो मसाइल है उनको दूर किया जाए।